हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के चैप्टर 1 और 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि सोशल साइंस के पूरे चैप्टर को पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा गए हैं चैप्टर 1 और 2 से, तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं तो मैं आपसे 99% तो मैं श्योर हूँ कि आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला आपके कुछ जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं वो हैं वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे और जीव जंतु, और सेल और तापमान, और पानी का इकट्ठा होना। मैं आपको बता दूं, वायु और जल तो मिट्टी के निर्माण में सहयोगी होते हैं। सड़े गले पेड़ पौधों से ह्यूमस बनता है, तो ये भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके बाद है सेल, ये तो पता ही है, सेल और तापमान का तो मृदा के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सेलों से टूटकर ही मिट्टी बनती है। तो लास्ट ऑप्शन है पानी का इकट्ठा होना। तो पानी के इकट्ठे होने का कहीं भी मृदा के निर्माण में कोई सहयोग नहीं है। तो आपका लास्ट जो आंसर है वो यही है कि पानी का इकट्ठा होना। तो आपका राइट आंसर क्या है? पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में बिल्कुल भी सहयोगी नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के गंगा के जो मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो जलोढ़ मिट्टी। तो आपको याद रखना है, डेल्टाई क्षेत्रों में हमेशा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल, मतलब अधिकतर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो क्वेश्चन है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ कि राजस्थान इसका राइट आंसर है। जी हाँ, केवलादेव घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको तो आप समझ ही लोगे। इसमें लिखा है, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है, कौन से जल का मानव सर्वाधिक उपयोग करता है? भौम जल का, महासागरीय जल का, और भी ऑप्शन है इसमें पृष्ठीय जल का। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो राइट आंसर है वो है, इंसान जो मानव जो है सबसे ज़्यादा पृष्ठीय जल का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन है, देखिए, सहस्त्रधारा जो संबंध है वो किससे है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंचाई से, वर्षा जल संग्रहण से, नहर निर्माण से, या फिर पेयजल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नहर निर्माण से। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है नहर निर्माण से। तो आपको याद रखना है, सहस्त्रधारा का जो संबंध है वो किससे है? नहर निर्माण से है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, सिंचाई से संबंधित योजना कौन सी, यानी जो योजना चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो सिंचाई से संबंधित वो कौन सी योजना है? उस योजना का नाम क्या है? तो निर्मल नीर योजना है या फिर सहस्त्रधारा योजना है? तो सहस्त्रधारा तो नहर निर्माण का योजना है, तो निर्मल नीर योजना सिंचाई की योजना है। क्लियर? तो आपको याद रखना है, सिंचाई की जो संबंधित योजना है वो कौन सी है? निर्मल नीर योजना। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई साल पूछा गया है। यह है, भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं, केरल, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। जी हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा जो रबड़ का उत्पादन होता है वो केरल में होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नीली क्रांति का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से, मछली उत्पादन से, भेड़ पालन से, या फिर दुग्ध उत्पादन से। मैं आपको बता दूं, मछली उत्पादन से। और देखो, हमें याद करने की ट्रिक में बता, नीला क्या होता है? समुद्र होता है, और समुद्र में मछलियां होती हैं। समुद्र में क्या होता है? मछलियां। और पानी का रंग कैसा होता है? नीले टाइप का। तो इसीलिए नीली क्रांति का जो संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे दुग्ध क्रांति, वो सॉरी,
यहाँ पे है हरित क्रांति का संबंध किससे, ये गलत क्वेश्चन सही है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, लेकिन इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है। तिलहन उत्पादन से, रुई उत्पादन से, वस्त्र उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो इसमें जो कोई भी आंसर सही नहीं है, एक भी आंसर आपका राइट नहीं है। जो असली जो आंसर है हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि क्षेत्र से। तो आप याद रखो कृषि उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन से, क्योंकि फसल कैसी होती है, हरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखो इसमें चार ऑप्शन दिया, वर्गीस कुरियन, एस स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एस स्वामीनाथन। जी हाँ, एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए श्वेत क्रांति आपको पता है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, वर्गीस कुरियन को माना जाता है। इसका राइट आंसर है वर्गीस कुरियन। तो आप याद रखो हरित क्रांति के हैं स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सभी क्वेश्चंस को बच्चों नोट करते जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आप इसमें कमेंट करो जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल बोर्ड एग्जाम तक आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं यहाँ पे बता दूं दूध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। ये बात आपको याद रखिए, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो राइट आंसर है तीसरा। ठीक है, तो मछली उत्पादन में तीसरा है और दूध उत्पादन में पहला स्थान है। इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन आता है, ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में भारत का। तो वो है पहला स्थान। कौन सा स्थान है, याद रखिए पहला स्थान। ज्वार सबसे ज़्यादा जो है भारत में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैं यहाँ पे आंसर है इसका दूसरा। कौन सा स्थान है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ ये 99 मतलब इसके अधिकतर चांस होते हैं आने के। तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की फसल उत्पादित की जाती है। तो आप याद रखिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो कहाँ होती है, मध्य प्रदेश में होती है। अब बात करते हैं, ये तो हुई ऑब्जेक्टिव की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कुछ खाली स्थानों की। ठीक है, तो ये जो खाली स्थान है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, संयुक्त वन प्रबंधन, यहाँ पे वन लिखा है वो वन है, वन प्रबंधन व्यवस्था में का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका है, सुरक्षा समितियों का है। किसका है, सुरक्षा वन समितियों का यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी योजना को खाली स्थान से सहायता प्राप्त है। किससे सहायता प्राप्त है सामाजिक वानिकी योजना को। तो मैं यहाँ पे बता दूं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। किससे है, विश्व बैंक। आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन आता है सामाजिक वानिकी योजना में जो योजना है उसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है। तो आपको याद रखना है विश्व बैंक से ये सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अग्नि नियंत्रण परियोजना किससे सहयोग से संचालित हुई है। किसके सहयोग से संचालित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है UNDP। आप याद रखिए, जी हाँ, UNDP के सहयोग से वन अग्नि नियंत्रण परियोजना संचालित हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु खालिस्तान एवं की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, अभयारण्यों की स्थापना की गई है। ठीक है, और वन्य क्षेत्रों की स्थापना की गई है। आपको याद रखना है अभयारण्यों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीत क्रांति का संबंध किससे है। पीत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है पीत क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। किससे है, तिलहन उत्पादन। आप नोट करते जाइए, पीत क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पे श्वेत क्रांति के द्वारा भारत में को बढ़ावा मिलता है। श्वेत क्रांति के द्वारा किसको बढ़ावा मिलता है, जी हाँ, दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। किसको मिलता है, दूध उत्पादन को। आपको याद रखना है इसे, दूध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। श्वेत क्रांति के द्वारा किसको बढ़ावा मिलता है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। अगला है प्रति हेक्टेयर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो मैं यहाँ पे बता दूं पंजाब है। कौन सा है, पंजाब। सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक गेहूं का जो उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोयाबीन उत्पादन
सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था ओटी में। तो क्या था, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा कौन सा, भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो वो है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है, अपना जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, वो सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु और वो सड़ जाते हैं तो उनके जो अवशेषों को क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस जानते हो आप, जो खाद होता है उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषक कितने माह तक बेकार बैठे रहते हैं? तो आपका आंसर है 6 माह तक बेकार बैठे रहते हैं, यानी 6 माह तक कोई काम ही नहीं करते क्योंकि उनकी फसल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो आपको याद रखना है 16%। कितना %? 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में 1 से 7 जुलाई तक कार्यक्रम मनाया जाता है। कौन सा कार्यक्रम मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई तक? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। कौन सा? वन महोत्सव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 1 से 7 जुलाई तक जो कार्यक्रम मनाया जाता है वो कौन सा? वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है हर साल, जो कि क्या है, वनों वृक्षारोपण के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं, एक शब्द में उत्तर है उनकी बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों यहाँ पे, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स किस धातु को कहा जाता है? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है मैग्नीज धातु को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि जो मैग्नीज धातु है उसका उपयोग आपको पता है कई चीज़ों में किया जाता है, यानी कई क्षेत्रों में किया जाता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नाम दिया गया है। ये बात याद रखिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन सी धातु को कहते हैं? मैग्नीज धातु को कहा जाता है। इसके बाद है, श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। जी हाँ, श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है वो कौन से क्षेत्र से हुई थी? गुजरात राज्य से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % भाग भारत में निवास करता है? तो वो निवास करता है 16% भाग भारत में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है, वे फसलें जो वर्षा ऋतु में प्रारंभ में बोई जाती हैं कौन सी फसल कहलाती हैं? तो इसका आंसर है खरीफ फसल। जी हाँ, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और दीपावली के टाइम पे काट ली जाती हैं वो कौन सी फसल होती हैं? खरीफ फसल। और जो दीपावली के टाइम पे बोई जाती हैं यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं वो कौन सी होती है? रबी फसल। तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका याद है जल संभर क्षेत्र, यानी जल से भरे हुए जो क्षेत्र होते हैं जिनमें जल भराव ज़्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं? जल संभर क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ पे बाढ़ के आने के खतरे ज़्यादा रहते हैं तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल संभर क्षेत्र कहते हैं। अब इस यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन आपका, कि भौम जल पाने के स्रोत क्या हैं? तो आंसर आपका ट्यूबवेल, हैंडपंप और कुआं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी टाइप के और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो भी वीडियो चाहते हैं अपने सुझाव अपने इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिए। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।